जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सब लोग? 2026 की शुरुआत हो चुकी है एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिले। ये 2026 आपको वो खुशियां देकर जाए जो आप लाइफ टाइम याद करते रहें। और इसी संदर्भ में अब मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एफकेट 2026 के लिए 30 डेज का एक ऐसा प्लान। अगर आपने इसको रिलीजियसली मेरे साथ साथ फॉलो कर लिया तो मजे आ जाएंगे। अब मजे किस पर्सपेक्टिव में आएंगे वो तो आपको जानने को मिलेगा जब आप लोग सीरीज को देखोगे। ये आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करेगा, ये आपको चीज़ें याद करा देगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊं कि किस तरीके से मैं इस कोर्स को प्रोसीड करूंगा। और कोई भी किसी को डाउट है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हो किसी को कोई डाउट है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस चीज़ की पीडीएफ या वीडियोस कौन सी कब आ रही हैं, ये चीज़ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफकेट 2026 के लिए तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो, आपको यहाँ पर तीन चीज़ देखने के लिए मिलेंगी कि भाई जब आप लोग एग्ज़ाम देने बैठोगे तो एक तो आप खुद हो, एक क्वेश्चन है आपके सामने और चार आंसर लिखे हुए हैं। उनमें से एक, मतलब चार ऑप्शन है, एक आंसर उनमें से सही है। बस इन तीन का ही खेल है। अब ये जो जब भी कभी किसी एग्जाम में चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ये एक रिकॉग्निशन टेस्ट होता है। आपको रिकॉल करना है कि यार इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि आंसर आपके सामने है, चार ऑप्शन में से ही आंसर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्टिव टेस्ट है कि आपको सोच सोच के लिखना है। भाई सोचो, सामने आंसर है, टिक करना है। वो आपके सामने चारों ऑप्शन में एक आंसर लिखा हुआ है, आपको रिकॉल करना है। तो ये रिकॉल का टेस्ट होता है। तो इसलिए अगर आपने सब कुछ पढ़ा है और थोड़ी बहुत नॉलेज है तो एफकेट का एग्जाम कोई इतना टफ एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आपके एफकेट के एग्जाम में चार चीजें आती हैं। पहली हो गई आपकी इंग्लिश, दूसरा आपका आता है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इंग्लिश को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। दैट इज ग्रामर वाला पोर्शन, एंड इंग्लिश में सेकंड पार्ट विल बी योर वोकैब वाला पोर्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप मैथ्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक अर्थमेटिक वाला पोर्शन और दूसरा एडवांस्ड वाला, एडवांस्ड मैथ्स। इसी तरीके से आप रीजनिंग को क्लासिफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इन वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और जीएस का डिवीजन हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो, मैं आपको किस तरीके से चीजें कंप्लीट कराऊंगा और आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से देखो। देखो, अब जो आपका वोकैब वाला पोर्शन है, यहां पर आता है आपका सिनोनिम, सिनोनिम्स और एंटोनिम। ठीक है, और वोकैब वाले पोर्शन में एक नया पोर्शन जो ऐड हुआ है दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स। ठीक है, तो डेली मैं आप लोगों को बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो चीजें मैं आपको वोकैबलरी में डेली प्रोवाइड करूंगा। 30 डेज तक आपको ये वाली सीरीज फॉलो करनी है डेली। और इसी में मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा दैट इज कॉल्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी के होंगे। हम कोई इजी वाले लेके नहीं चलेंगे। हमारा सारा मतलब ये होगा कि भाई ऐसे कर लो जिसकी पूछी जाने की बहुत ज्यादा प्रायिकता है। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। ठीक
ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपका एक चैप्टर भी है मैथ्स में। और इसके लिए मैंने एक अलग से वोकैब वाले पोर्शन के लिए एक आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट, आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको वोकैब की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, अब जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, तो ग्रामर के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। टेंसेस हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको ये दो चीज बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस, तो आप लोग बहुत इजीली एरर फाइंड कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो सेंटेंस में क्या एरर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं कुछ और चीजें भी इंक्लूड करूंगा जो आपको एरर फाइंड करने में बहुत इजीनेस हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, नाउन, कंजंक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये एक आपकी एक टोटल एक पूरी अलग सीरीज चलेगी ग्रामर की, ग्रामर पोर्शन की। इसके लिए आपको एक डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट हो गई आपकी ग्रामर वाले पोर्शन की, जहां से आप एरर फाइंड करना सीखोगे या कॉम्प्रहेंशन आएगा तो उसको पढ़ के समझना सीखोगे, समझना आएगा आपको। और दूसरी चीज है वोकेबलरी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में हमारी कमांड बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इन दो प्लेलिस्ट को फॉलो करना, और इसमें आपको पहले से जो चीजें मिली हुई हैं आप उन वीडियोस को भी देखो, और फिर हम इस चीजें मैं आपके लिए इस चीज को अपडेट करता जाऊंगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप मैथ्स पे आओगे, जब आप मैथ्स पे आओगे, देखो मैथ्स में भी आपको अर्थमेटिक के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कंप्लीट किया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चंस आते हैं, बोट स्ट्रीम, मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दूं जो आप सब लोगों को टफ लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो यार कैसे होगा एग्जाम में आ गया। तो मेरा सारा का सारा फोकस ये है कि इजी चीज तो आप लोगों को पहले से आती है, और जो टफ चीजें हैं मैं आप लोगों की वो कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको अर्थमेटिक वाली प्लेलिस्ट से कंप्लीट करना है। अब बात आती है एडवांस्ड मैथ की। एडवांस मैथ में जैसे आपके टॉपिक हैं स्टैटिस्टिक्स, अभी तक मैंने आपको एक वीडियो इसकी प्रोवाइड करी है, आप उस वीडियो को देखो, फिर आपको उसके दूसरे पार्ट्स मिलेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, ये आपका सारा का सारा पोर्शन क्या है, सारा आपका एडवांस का पोर्शन। एरिया एंड पेरीमीटर, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, और इसमें आप एक पोर्शन और लो, एचसीएफ और एलसीएम, वो भी नंबर सिस्टम में आ जाता है एक्चुअली, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ एलसीएफ एलसीएम पढ़ लेते हैं। और फिर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसके लिए मैंने एक सीरीज चलाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देखना, उसके बाद मैं आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, वो बहुत ईजिली चीज़ें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और है आपका एक एलिमेंट्री मेंसुरेशन, जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, एलिमेंट्री मेंसुरेशन। ठीक है, और ये सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि कोई दूसरा टीचर आगे पढ़ाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई जब एक टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है तो एक बच्चे की भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब कुछ पढ़ ले। मैं कोई बाइफर्केशन में काम नहीं करूंगा कि वो कैब किसी और से पढ़वा रहा हूं, ये किसी और से, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते वोकैब से मैथ्स पे स्विच कर रहा हूँ, मैथ्स से ग्रामर पे, ग्रामर से रीजनिंग पर, रीजनिंग से जीएस पर, तो आपकी भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी उस चीज़ को बहुत इजीली स्विच कर पाओ। तभी माइंड क्या है, फर्टाइल होता है कि हम कोई भी चीज़ों को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस अर्थमेटिक में और चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, जैसे कि परसेंटेज, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो,
प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं सारे। जिस तरीके से मैं कराना सिखाऊंगा ना, वही चीज़ों को फॉलो करना, हवाबाजी मत करना। अगर मैथ्स में हवाबाजी करने लग गए तो याद रखना, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमा तो आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारा खेल ही ये होता है कि जो बंदा बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है वो बहुत इजीली चीजें सॉल्व कर लेता है। और आप लोग सोचो ना, आप लोग को ट्रिक सीखने की यहाँ जरूरत क्या है? यार एक चीज बताओ, आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं कितने घंटे में? 2 घंटे हैं आपके पास। आप लोग जो ट्रिक सीख रहे हो ना, वो उन एग्जामों में काम आती हैं जहां पर 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे आपका एग्जाम हो गया सीजीएल, वहां आपको क्या है, चीजें बहुत फास्ट करनी है। मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यहां आपके पास 2 घंटे हैं। मतलब कि आप खुद सोचो, अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप यार 15 मिनट में तो इंग्लिश कर लोगे, ठीक है, 10 मिनट में हो जाती है भाई जीएस। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। जब 15 और 10 मतलब 25 मिनट में तुम्हारा क्या है, इंग्लिश और जीके कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे से भी ज्यादा, 1 hour 35 minutes। अब जो तुम्हारी रीजनिंग है, तुम 35 मिनट में रीजनिंग कर लो। तुम्हारे पास 1 घंटा है भाई मैथ्स करने के लिए। मतलब अगर तुम बेसिक तरीके से जाओगे तब भी मैथ्स कर जाओगे। मतलब एक क्वेश्चन को, एक लगभग समझो क्वेश्चन सबके, मानो 25-25 क्वेश्चन आ गए सबके लगभग। अगर 25-25 क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैथ्स में 25 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा है। यार 1 घंटे में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेसिक तरीके से। मैं आपको मैथ्स की जो आप लोग रेशियो मेथड से करते हो, मैं उस तरीके से भी करवा सकता हूं और करवाऊंगा भी। बट मैं चाहता हूं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो एग्जाम बच्चों का क्लियर नहीं होता उसका मेन रीजन ही ये होता है, पहले तो वो सीख कर आ जाते हैं रेशियो मेथड, और एग्जाम में रेशियो मेथड जब लगता नहीं है फिर वो कर नहीं पाते क्वेश्चंस को। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इस चीज को समझो कि आप जिन लोगों से पढ़ रहे हो ना, वो लोग आपको सीजीएल के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यार 2 घंटे का टाइम है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। एग्जाम बहुत इजी है, एफकेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। इवन जैसे आप सीडीएस लेते हो, सीडीएस में क्या चीज थोड़ी कॉन्सेप्चुअली जाती है, बट एफकेट थोड़ा स्टैटिक बेस पे जाता है। तो इसलिए बहुत इजी एग्जाम है, कोई इतना टफ एग्जाम नहीं होता है एफकेट का, ठीक है। तो प्लीज प्लीज समझो बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग आपकी दो टाइप की है, एक है वर्बल रीजनिंग और एक है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, देखो, ये जो आपकी वर्बल वाली रीजनिंग है, ये बेस्ड होती है ज्यादातर, मतलब उसमें वर्ड्स का खेल होता है, लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है, यहां लॉजिक्स निकाले जाएंगे। बट जो ये नॉन वर्बल वाली होती है, यहां पर सारा खेल किसका होगा? फिगर्स का, इमेजेस का, पैटर्न्स का। तो इसलिए आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी है? रीजनिंग के सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइन है। मैं आपको एकदम सिलेबस वाइज चीजें बता रहा हूं कि क्या चीज है सिलेबस में, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना डीप जाके पढ़ सकते हो। तो अब देखो, ये जो वर्बल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन है, इसमें आपका आता है जैसे सिलोगिज्म। मैंने आपको सिलोगिज्म इस तरीके से कंप्लीट करवाया है कि उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर ही देखना है। दूसरा पोर्शन आता है आपका इसमें ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया हमने। प्लीज प्लेलिस्ट को जाके देखो, तभी चीजें कंप्लीट होंगी। और आपको रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको 2 पार्ट में मिलेंगी। एक मिलेगी आपको वर्बल रीजनिंग की, एक मिलेगी नॉन वर्बल की। तो प्लीज उसको भी जाके प्लेलिस्ट में ही देखना, ठीक है। और इसमें आता है जैसे कुछ क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। और जो आपका ये नॉन वर्बल है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डॉट के जो क्वेश्चंस आते हैं, डॉट लगे हुए, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए डॉट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको सब कुछ दिखेगा वहां पर। इसमें फिगर सीरीज आ जाती हैं, फिगर सीरीज, फिगर सीरीज।
इसमें आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी आ जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसमें क्लॉक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्लॉक, ठीक है, इसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, और इसमें मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं कि इनटू की जगह डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। तो ये तो हो गए वर्बल नॉन वर्बल वाला पार्ट, ठीक है, नॉन वर्बल, तो इसकी भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी और इसकी भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। आजकल कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्वेश्चंस की, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो आजकल ज़्यादातर वो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक्चुअली बैंकिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो ये मतलब बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ये कॉज एंड इफेक्ट, ये इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ना, इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये सब भी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें बट देखनी कहाँ है, लिस्ट में जाके। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस, जीएस किस तरीके से पढ़ना है? देखो, जो मैं आप लोगों को सर्व विजयी बैच में चीजें पढ़ा रहा हूं, वो तो बहुत ही ज्यादा डीप है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप है। मतलब वो तो ऐसा है कि यार, कल को आप लोग अगर सीएपीएफ का एग्जाम दोगे, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, तो वो उस लेवल की चीजें हैं। बट एफकेट में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। एफकेट में चीजें हमको अलग लेवल से पढ़नी होती हैं। देखो, जैसे जो पहला जो पॉइंट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है हिस्ट्री। तो आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है, वो कोई कॉन्सेप्चुअल तरीके से, डीप तरीके से नहीं जाना कि आपको एक महीना हिस्ट्री पढ़ने में लग गया, नहीं। आपको सब कुछ फैक्चुअल देखना है। यहां पे आपका फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा चेक करी जाएगी। जैसे आपको ये देखना है कोई चीज कब हुई, व्हेन, किसने करी, हु, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि कोई डायनेस्टी है, जैसे लोधी डायनेस्टी है, तो वो कब आई, उसका फाउंडर क्या था, कौन था, और उसमें क्या क्या चीज़ें लोधी डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस एक वो चीज़ आपको ब्रशअप करनी है, ज़्यादा डीप बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए चलना है। अगर आप कोई गवर्नर जनरल पढ़ रहे हो, तो वो कब आया और उसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बस आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को क्या है, चीज़ों को क्रिस्प तरीके से 1 पेज नोट्स बना के रिवाइज करना है। और सेकंड जो चीज मेंशन्ड है, वो मेंशन्ड है यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी आपको सेम तरीके से पढ़नी है, एकदम पूरी नॉलेज, एकदम व्हाट, व्हेन, हु, कब क्या चीज हुई। जैसे आप किसी रिवर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो रिवर का ओरिजिन क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है, कौन कौन सी है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ते हुए चलना है। थर्ड चीज जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। मतलब इसकी चीजें बहुत ही आपको क्रिस्प, मतलब और बहुत, जैसे ये चीज आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो चल जाएगा, बट स्पोर्ट्स की डिटेलिंग करनी है, ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा। फिर है आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पोर्शन है, उसकी वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप लिस्ट में जाके देखना, ठीक है। आपको जीके की एक अलग से लिस्ट मिलेगी पूरी। और इसी तरीके से हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर इसको पढ़ा जाए तो आपको इसमें बहुत सारी डायमेंशन है इसे पढ़ने की। जैसे आपको आर्किटेक्चर पढ़ना होता है, लैंग्वेजेस पढ़नी होती हैं, डांसेस पढ़ने होते हैं, फेस्टिवल्स पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से लिस्ट बना दूंगा, वो चीज़ आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जीएस का पूरा सिलेबस है। इसके साथ साथ और चीज़ें भी मेंशन्ड है, देखो मैं बताता हूँ आपको।
ये तो हो गया आपका जीएस का इतना पोर्शन। और जो चीज़ें मेंशन्ड हैं जीएस में, वो एक टॉपिक आपका मेंशन्ड है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज, ठीक है। एक टॉपिक आपका मेंशन्ड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को दोनों तरीके से लेके चलना है, यहाँ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और आपको यहाँ पे स्टैटिक भी पढ़ना है, दोनों का मिक्स लेके चलना है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है एनवायरमेंट इकोलॉजी, आप इसे बहुत इजीली कवर कर सकते हो। फिर एक चीज मेंशन है दैट इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा फैक्चुअल लेके चलना, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मत घुसना, बट हाँ फैक्चुअल लेके चलना। जैसे कौन से आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस तरीके से चीजें आपको देखनी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज जो मेंशन्ड है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी भी आपको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेके चलना पड़ता है इकोनॉमी में, यहाँ फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा। फिर है आपका साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एक है करंट अफेयर और एक है आपका डिफेंस, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक हो गए, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, डिफेंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आप इसे गिनोगे तो कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स ही मान के चलो, ये सब्जेक्ट मान के मत चलो। अगर सब्जेक्ट मान के चलोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का। तो आप इसे 13 टॉपिक्स मान के चलो कि हमको इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्योंकि 30 डेज में हमें चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से करना है कि जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है चीज़ों की पूछने की, वो चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं आपके लिए एक जीएस की अलग से लिस्ट लेके आऊँगा, उससे आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। और याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग क्या है शॉर्ट्स में चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको कुछ तो लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस मिलेंगी, कुछ होंगी शॉर्ट्स में। शॉर्ट में क्या है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक है तो एकदम से फटाफट समझा दो कि अगर भाई सिनोनिम्स है तो ये देख लो, इसको इस तरीके से याद करते हैं। तो आपको पूरे के पूरी चीज़ों को देखना है कि जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा ट्रैक रखना है उस पर कि भाई वीडियोज़ में सर क्या पढ़ा रहे हैं और शॉर्ट्स में क्या चीज़ें आ रही हैं। दोनों को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से लेकर चलोगे, तभी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो पाएंगी, ठीक है। चलो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ अब। हाँ भाई, समझ में आया सब कुछ। तो हम लोग इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। अब चाहे कोई वीडियो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में मिले या शॉर्ट में, कोशिश करो कि उस दिन ही चीज़ें सारी कंप्लीट हो। बैकलॉग मत रखना, बैकलॉग रखोगे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो एक साथ चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।